Okay, so good morning, guys. Let's start with our today's class. So last class we finished about Darwin, right? So today we are going to discuss about Lamarckism. ठीक है, अब इसको हम Lamarckism क्यों बोलते हैं? Because the scientist who gave us this theory was, yes, what is his full name? Yes. तो इसने हमको क्या दिया है? He told us about acquired characters. किसके इनहेरिटेंस का डिस्कस किया इसमें हम लोग ने? acquired characters का inheritance में. So since we have already completed the chapter of principles and inheritance, you know what is inheritance and how things are passing generation to generation. तो इसने ये जो theory दी है, he has explained or written in a book. उस बुक को उसने पब्लिश किया था इन 1809 में, ठीक है. और उसने लेमार्किज्म का थियोरी कब दिया था हमको? Your Lamarckism theory is considered to be the first logical theory of evolution. अच्छा ये कहाँ का था ये बताओ. अच्छा कहाँ के थे तुम्हारे? Yes, it was from France, like 17 से 1829 तक की जिंदा. 17 कितना है? 1744, ठीक है. बुक का नाम इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो हम उसमें नहीं जा रहे, ठीक है. सो व्हाट हैपेंड, व्हाट ही सेड, लेमार्किज्म ने क्या बोला, लेमार्क ने क्या बोला अपने को? हाँ, इसने हमको बताया, लेट्स राइट डाउन बेसिक कंसेप्ट्स. क्या थे इसका बेसिक? एक तो उसने हमको बताया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. He was, Darwin was unable to explain these points, right? डार्विन ने नहीं बताया हम लोग को कि क्यों यूजफुल कैरेक्टर्स है अपने पास या क्यों डिसयूज लाइक नॉन यूजफुल कैरेक्टर्स है, और कैसे ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो रहा है. और इन सब के लिए एग्जाम्पल जो इसने दिया था वो किसका एग्जाम्पल था? जिराफ का नेक लंबा. पहले लंबा नहीं था, राइट? इवेंचुअली हाँ, मतलब उसको ट्रीज, वो ऊपर के लीव्स खा सके इसके लिए इवेंचुअली वो इवॉल्व हुआ है. बेसिकली वी कैन से दैट, राइट? इवोल्यूशन हुआ उसमें. फिर क्या आ गया थियरी? जीन्स की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं. बट इवोल्यूशन ऑल्सो प्लेज द इक्वल रोल, क्योंकि इवोल्यूशन होता है फिर वो तुम्हारी जीन्स भी इनहेरिट करती है उन चीज़ को, फिर वो बाद में आगे वापस जनरेशन टू जनरेशन पास होता है. तो इवोल्यूशन और तुम्हारा जीन्स का जो है वो हैंड इन हैंड चल रहा है. ऐसा, ठीक है, तुरंत नहीं होगा. जैसे कि अभी के लिए अगर मैं इवॉल्व हो गई, लेट्स टेक एग्जांपल, कुछ इवोल्यूशन हुआ मैं, तो इमीडिएटली हमारी नेक्स्ट जनरेशन में इवोल्यूशन नहीं दिखेगा. It will take a lot of time. That is the reason we say evolution is a slow process. और जो ये जीन से पास होने वाली चीज़ है, that is your fast process. उसको टाइम नहीं लगता, immediately पास हो जाएगा, राइट? तो एक हो गया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. दूसरा इसने क्या बोला? देयर आर सम इंटरनल वाइटल फोर्सेस. क्या बोला उसने? देयर आर सम इंटरनल वाइटल
फोर्सेस किसके लिए है ये फोर्सेस? लाइक जो हमारी बॉडी की साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने में रोल प्ले करते हैं। कोई तो फोर्स होगी ना, इसलिए कुछ ऑर्गेनिजम्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, क्यों सब सेम नहीं है? क्योंकि देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज लीडिंग अस टू ग्रो मोर डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी टाइप और योर फंक्शन, करेक्ट? देन नेक्स्ट क्या बोल सकता है वो? एनवायरमेंट रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में, इवोल्यूशन में। सो यू ऑल्सो सेड इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड योर न्यू नीड्स ऑल्सो लीड्स टू इवोल्यूशन। कल कुछ होमवर्क दिया था मैंने। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। आधा तो हो ही गया था इधर ही। Then is there any other point that we can more add for his theory? अब ये तो जनरल, मेन जो इसका थ्योरी था किसके बेसिस पे था? इनहेरिटेंस के बेसिस पे। तो चौथा पॉइंट हम लोग क्या ऐड करेंगे? इनहेरिटेंस का ऐड करेंगे। कौन सा इनहेरिटेंस का? कैरेक्टर्स का, राइट? सो इनहेरिटेंस ऑफ acquired कैरेक्टर्स। तो ये उसके जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिसके बेसिस पे उसने हम लोग को ये थियोरी दी है। एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहला तो हमको पता ही है, जिराफ का क्या? लॉन्ग नेक। एनी अदर एग्जाम्पल? स्नेक। Yes. Anything else? Ostrich का क्या? Lost the ability to fly से ना एक और बर्ड है, emu. Emu was first found where, you know? emu का सबसे ज़्यादा वैराइटीज या सबसे ज़्यादा स्पीशीज कहाँ पे मिलता था पता है? मलेशिया में। जब मलेशिया पे ज़्यादा लाइफ नहीं थी तब ईमू वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। इट इज़ एन आइलैंड, राइट? तो वो लोग क्या हुआ इवेंचुअली व्हेन दे लाइक ऑब्वियसली दे आर माइग्रेटरी। तो जब ईमू वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे कोई नहीं था, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग, सो दे हैड अ लॉट ऑफ फूड। ठीक है, तो सब लोग वहीं पे सेटल हो गए। अब जब वो सेटल हो गए, क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ईजी थी, उनको कोई एफर्ट्स नहीं लेने थे, तो वो लोग सिर्फ एक ही काम करते थे, खाने का। तो इवेंचुअली अगर तुम ईमू को ऑब्जर्व करोगे तो पहले ईमू के पास विंग्स थे एंड दे वर वेरी स्लीप, मतलब सब प्रॉपर हेल्दी थे, बट एंड दे न्यू हाउ टू हंट फॉर द फूड। बट ओवर द years, क्योंकि फ्री में सब ऐसे ही मिल रहा था विदाउट एनी एफर्ट्स, दे लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ हंटिंग, they lost their wings and they became, yes, they became fatty. फिर क्या हो गया? मलेशिया में people started living, tourism बढ़ गया। अब क्या हो गया? they don't have food and wings भी नहीं है उड़ने के लिए। अब फूड नहीं है, सी अगर फूड नहीं है तो व्हाट, नॉर्मली अगर हमको फूड नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? जाके हंट कर लेंगे, बट अब उनको हंटिंग भी नहीं आती है, उनको आता ही नहीं है क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया है। और अब उनके लाइक नियर 4 एंसेस्टर्स को भी नहीं आता है हंटिंग, हेंस उनकी जनरेशन अभी या स्पीशीज क्या हो रही है? वापस कम हो रही है वहाँ पे स्पेसिफिकली। यस, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं अबाउट द एक्वेटिक बर्ड्स।
एक्वेटिक बर्ड्स होती है ना, एक्वेटिक बर्ड्स के अगर तुम लोग इसको ऑब्जर्व करोगे टोज को, सो दे आर वेब्ड. एक्वेटिक बर्ड्स हैव वेब्ड टो. क्यों वेब्ड टो है? फॉर स्विमिंग. कूल, सही है ये, श्योर. सो लेमार्क ने क्या बोला? द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड ऑकर्ड बट ड्रिवन बिकॉज ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. समझा? स्टेटमेंट समझा? बट नो वन बिलीव्स दिस. सो should I write that line what he said? What he said? रिपीट करो. अरे पूरा स्टेटमेंट क्या है? द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, evolution of life forms, आगे, had occurred but driven by use and disuse of organs. राइट? श्योर, यहाँ तक क्लियर है? बट अगेन जैसे डार्विन को क्रिटिसिज्म मिला वैसे ही लमार्क को भी क्रिटिसिज्म मिला है. यस. क्या मिला उसको क्रिटिसिज्म, या वी कैन से ड्रॉबैक्स. लेट्स से यस करो इसके ड्रॉबैक्स. इसके ड्रॉबैक्स लीड टू समथिंग कॉल्ड एज नियो-लमार्किज्म. नियो-लमार्किज्म, NEO, नियो. यस, ड्रॉबैक्स बताओ कुछ. इसने बोला यस, इसने एक्वायर्ड इनहेरिटेंस के बारे में बात की, बट क्योंकि इट इज अ स्लो प्रोसेस तो इट वाज नॉट seen. So let's take example, boring of ear pinna and nose in Indian woman is never inherited generation to generation. Let's take example, अगर मैंने तुम्हारा नोज पिन किया है तो क्या वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है? ईयर पिन किया है, क्या वो पास हो रहा है? हमको कराना पड़ रहा है ना. बट अकॉर्डिंग टू हिज थियरी इट शुड बी लाइक कि वो पास होना चाहिए था, बट वो पास नहीं हो रहा है. सेकेंड, अगर तुमको पता है वो जो चाइना में दैट वाज अ थिंग, वो फूड शॉट करने के लिए, तो अगर लेट्स कंसीडर मी अ चाइनीज वुमन, ठीक है, एंड मैंने किया एक्टिंग, मतलब ऐसा वो पूरा फीट को पूरा वाइंड करके पूरा उसका वाट लगा दिया और फिर उसको शॉट कर दिया, बट माई किड had the normal feet again and उसका kid also had normal feet, even तो मैंने उसका वापस feet को ऐसा तो ऐसा करके शॉर्ट कराया है. वहाँ पे तो ऐसा है ना, the more smaller the feet you have, attractive the female is. देखो अभी ना, जब तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ यही सजा दी जाएगी. बट अभी नहीं होता वो पूरा. इट इज अ ओल्ड थिंग, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द थिंग कि अगर तो चीजें पास ऑन हो रही है तो व्हाई नॉट दिस थिंग्स. जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मैंने माइस की टेल कट कर दी, तो माइस के बच्चे में भी टेल नहीं होगी क्या? होगी ना, क्योंकि मैंने उसमें जीन लेवल पे चेंजेस नहीं किए हैं. तो ये जीन लेवल चेंजेस का डिस्कशन लेमार्किज्म में नहीं हुआ है. Am I clear? Sure? Sure? Now what is neo-Lamarckism?
ड्रॉबैक्स में हम लोग को एग्जाम्पल ही लिखने हैं जो हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए वो. यस, व्हाट इज नियोलेमार्किज्म? सुना है कभी ये वर्ड? नहीं. नियोलेमार्किज्म बोलता है ये जो चेंजेस है दैट कैन बी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल एंड आर योर फिजिकल चेंज इन where this changes are happening. जर्म प्लाज्म में हो रहा है या सोमैटोप्लाज्म में हो रहा है? स्टोमा में हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है चेंजेस? बेसिकली सोमैटिक सेल्स में होता है कि जर्म सेल्स में होता है? एनवायरमेंट. हाँ, एनवायरमेंट की वजह से जो फिजिकल चेंज हो रहा है वो किस में होता है? सोमैटिक में या जर्म में? सोमैटिक सेल्स में होगा, राइट? सो दिस थ्योरी सेज दैट changing environment leads to changes in some in physical and some chemical, right? Changing environment leads to changes in physical and some chemical फीचर्स. वापस चेंजेस लिखेंगे तो ग्रामर खराब हो जाएगा, राइट? राइट, विच इज ड्यू टू change in somatoplasm, which is your nothing but somatic cells. Is this clear? This will also affect your, which may also affect germ plasm. कभी तो अफेक्ट करेगा ना जर्म प्लाज्म को भी, कि नहीं करेगा अफेक्ट कभी भी? जब जर्म प्लाज्म भी अफेक्ट हो रहा है तभी हम उसको अक्वायर्ड कैरेक्टर्स की कैटेगरी में बोल सकते हैं. समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? श्योर? सिंपल? अब मुझे बता सकते हो कि ये नियोलेमार्किज्म दिया किसने था? Homework for next class. Who gave नियोलेमार्किज्म? ठीक है, बहुत लोगों ने ट्राई किया लेमार्क की थ्योरी को सही प्रूव करने का, बट स्टिल दे वर नॉट कन्विंसिंग विद द थ्योरी. समझा? लेमार्किज्म इज इजी, क्लियर. इसके बाद आती है अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थ्योरी, विच इज म्यूटेशन थ्योरी. कौन सी थ्योरी है नेक्स्ट? इसका जो साइंटिस्ट है उसका नाम तुमने पहले भी कभी तो सुना है. म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो द वेरिस. म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया है? ह्यूगो द वेरिस. ह्यूगो द वेरिस. क्या किया ह्यूगो द वेरिस ने, गेस कर सकते हो? यस, he said that sudden changes
in gene can cause mutation. अग्री कर रहे हो? हमको भी अभी पता है, सिंस वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड डीएनए से रिलेटेड चैप्टर्स, हमको पता है कि जो भी सडन चेंजेस होते हैं जीन में, दैट आर अल्टीमेटली गोइंग टू लीड टू योर mutation, and that's how we have certain disorders and diseases and everything, right? Can you give me some example? तो ह्यूगो दे वेरिस ने क्या बोला? इट इज म्यूटेशन विच कॉज इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशंस दैट डार्विन टॉक अबाउट. इसने क्या बोला? इट इज म्यूटेशन दैट causes, yeah, that cause evolution and not the minor variation said by Darwin. करेक्ट? समझा? अब ये जो म्यूटेशंस होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं क्या? Your mutation are random do they have any direction? No. So your mutations are random and directionless. That means इनके पास कोई specific direction नहीं होता. While जो variations होते हैं वो small होते हैं and directional होते हैं. क्या होते हैं? या स्पेसिफिकली हम बोले तो जो डार्विन ने हमको वेरिएशंस की बात की, वो वेरिएशंस कैसे होते हैं? वेरिएशंस आर स्मॉल and directional. Works with this? Sure? Cool है यहाँ तक? सिंपल है इसकी थियोरी. इसको भी क्रिटिसिज्म मिला है. अच्छा, we have to also look for neo-Darwinism as well. Yes. इसका क्रिटिसिज्म क्या है? बताओ इसका क्या क्रिटिसिज्म होगा? नेचुरल म्यूटेशंस जो होते हैं वो कॉमन नहीं होते इतने. म्यूटेशंस रैंडम होते हैं बट आर नॉट वेरी ऑफन, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेचुरल म्यूटेशंस आर नॉट very common. सेकेंड पॉइंट बता सकते हो? वेरिएशंस कैन बी अ बिट कॉमन ना, बट म्यूटेशंस जो है वो ज़्यादा कॉमन नहीं होते. ज़रूरी नहीं जो मेरी बॉडी में म्यूटेट हुआ है वो सेम तेरी बॉडी में म्यूटेट होगा ना. बट वेरिएशंस जो है वो हो सकती है क्योंकि वेरिएशंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो देयर कुड बी द चांसेस कि हम लोग सेम वे में अडॉप्ट करें, है ना? हो सकता है ना ऐसा. अब मुझे बताओ दूसरा कोई रीजन बताओ यहाँ पे. देखो म्यूटेशंस जो है वो मेजॉरिटीली जब हम लोग पढ़ते हैं ना, एक तो वो डोमिनेंट नहीं होता कभी भी. म्यूटेशंस आर ऑलवेज रिसेसिव एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आर गोइंग टू बी हार्मफुल. वेरिएशंस हार्मफुल नहीं होते बट ये तुम्हारा क्या है? हार्मफुल. तो सिंस दे आर रिसेसिव एंड हार्मफुल, विल दे टेक पार्ट इन द इवोल्यूशन? क्योंकि इवोल्यूशन में तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिखते हैं. अगर इवोल्यूशन को हम साइड में भी रखें तो जो पास ऑन वाले होते हैं वो तो हमेशा डोमिनेंट होते हैं, तो जो रेसेसिव है वो तो पास ही नहीं होगा ना फिर. सो सेकेंड, म्यूटेशंस आर
recessive and harmful. Clear? Simple है. Sure. Easy था ये theory. Next is neo-Darwinism. वो तुम बताओगे ना मेरे को. This is also known as modern synthetic theory of evolution. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Right? So, what happened in modern synthetic theory of evolution? अब ये जो है बेसिकली डार्विन की थ्योरी को बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया है, मॉडिफाई किया है. जैसे कि वी हैव मेयर, वी हैव वेस्टमैन, वी हैव डी वेरिस, वी हैव स्टेबिन्स. ऐसे बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है, डार्विन की थ्योरी को मॉडिफाइड किया है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कुछ चीजें ऐड की हमने, जैसे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रैपिड मल्टीप्लिकेशन. और क्या होता है, मतलब इवोल्यूशन का रीजन क्या हो सकता है, किसी भी स्पीशीज में चेंजेस हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो पहला तो वहां पे रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. दूसरा अवेबिलिटी ऑफ फूड, सो लिमिटेड फूड. खाने के साथ साथ जिसे हम लोग रह रहे हैं वो भी, सो लिमिटेड फूड एंड स्पेस और हैबिटेट वी कैन से. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग हो गए तो देयर इज गोइंग टू बी competition, so struggle for existence होगा, struggle for existence. What else? This can lead to genetic variation. जब जेनेटिक वेरिएशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा. अब जेनेटिक वेरिएशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें सबसे पहले होता है जीन रिकॉम्बिनेशन. सबसे पहले जीन का रिकॉम्बिनेशन होगा. आई होप यू गाइस ऑलरेडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेशन नाउ. पता है क्या होता है रिकॉम्बिनेशन? क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर. यस. सो सबसे पहले जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा. फिर और क्या रीजन हो सकता है? सेकेंड जो हम लोग यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन को लीड करता है, दैट इज योर म्यूटेशन. फिर हाइब्रिडाइजेशन. केमिस्ट्री का नहीं है हाइब्रिडाइजेशन. Yes. Next, what else you can add? Hybridization के अलावा अब देखो ये जो तीनों चीजें हैं ये तुमको ऑलरेडी पता है. अब जो चौथी चीज है जो तुम्हारे लिए न्यू होगा, विच इज योर जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो. जीन माइग्रेशन तो फिर भी तुमको थोड़ा बहुत पता ही है. जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो. कैन यू गेस क्या होगा ये जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो? नहीं, क्या होता है बताओ. सोचो जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो क्या होगा.
माइग्रेशन का मतलब तो पता है अपने को, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ पे जब मैं जीन माइग्रेशन की बात कर रही हूँ तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज माइग्रेटिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। ठीक है, अगर वो माइग्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से जीन में भी कुछ चेंजेस होते हैं। कभी कभी कैसे? तो हम लोग ने शिफ्ट किया एक जगह पे तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, लोगों की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, होगी ना फ्रीक्वेंसी चेंज, पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। यो पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर दिया हमने। हम माइग्रेट करें तो हम एनवायरनमेंट चेंज कैसे करेंगे? हमारा हैबिटेट चेंज हुआ है हमारा माइग्रेशन की वजह से, राइट? तो उसमें जीन में भी कुछ चेंजेस स्टार्ट होंगे, न्यू जीन्स और न्यू अलील्स ऐड हो जाएगी इन द पॉपुलेशन। ये हम लोग इन द सेंस हमारे अंदर की बात नहीं कर रहे हम लोग, इन दैट पर्टिकुलर एरिया सिंस अर्लियर यू आर नॉट प्रेजेंट। जैसे लेट्स से एग्जांपल हम लोग ने वो किसका, इनू का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इनू नहीं, कौन थी वो, इमू, यस सच इनू, इनू, हाँ इमू, यस। सो व्हाट हैपेंड विद इमू, पहले वो प्रॉपर माइग्रेटरी बर्ड्स है। अब जब आइलैंड पे कुछ नहीं था, सिर्फ प्लांट्स की, लेट्स से सिर्फ प्लांट्स की जीन्स प्रेजेंट थी, जब वो आए तो क्या होगा, जीन एड ऑन हुआ इमू का भी उधर। सिमिलरली जीन्स एडिंग होता है माइग्रेशन की वजह से एंड फ्रीक्वेंसीज बढ़ती है एंड जीन फ्लो कंटिन्यूस। फ्लो इज नथिंग बट कीप इंक्रीजिंग, एंड वो जो चेंजेस हो रहे हैं उसी को हम बोलते हैं जीन फ्लो। अगर जीन माइग्रेशन कर रही है तो ये बहुत ज्यादा होता रहता है जीन फ्लो, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जीन्स। कोई भी स्पीशीज माइग्रेट करती है तो वो एक एड ऑन टू द ये हो जाता है ना। इज इट क्लियर? जीन फ्लो समझा पक्का? नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या है वेरी इंपॉर्टेंट? जेनेटिक ड्रिफ्ट। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? गेस कर सकते हो? The change in the gene frequency is known as genetic drift. क्या है genetic drift? Change in the gene frequency, ठीक है, that is simple terms में that is your genetic drift। ठीक है, अब ये कंफर्म नहीं होता, ये बाय चांस हुआ चीज है, प्लान्ड नहीं था। So we add that point also in the statement. So repeat, what is genetic drift? Change in the frequency by chance is your genetic drift. We'll also learn some words like gene pool. Can you tell me what is gene pool? क्या? Yes, tell me what is going to be the gene pool. बताओ क्या होगा जीन पूल? यस, क्या बताओ जीन पूल क्या है, नाम से कुछ तो बताओ। I am waiting for your answers.
different types of genes which contribute in a population is your gene pool. Yes. फिर सेम यहाँ पे तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन भी रोल प्ले करेगा, राइट? नेचुरल सिलेक्शन क्या है, वी ऑलरेडी नो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. फिर नेक्स्ट जो रोल प्ले करता है वो है आइसोलेशन. व्हाट इज आइसोलेशन? It is nothing but segregating the species for their interbreeding. What is isolation? Segregating of population by some barriers for their interbreeding. Interbreeding अच्छा होता है, प्रिवेंट करना है अगर मुझे interbreeding तो मैं ये चीज कर रही हूँ, isolation. तो I'll just write in simple words, to prevent interbreeding. तो इसीलिए मैं करूँगी ना, जब मुझे कोई चीज़ में चेंजेस लाने या कुछ करना है तभी मुझे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज मिलेगा, वरना तो एक ही टाइप ऑफ स्पीशीज मिलता रहेगा ना. इसीलिए तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को भी प्रमोट करता है नेचर, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को नेचर प्रमोट करता है. क्यों नेचर प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को? ताकि वेरिएशंस मिले. अगर सेम ही चीजें मिलती रहेंगी तो हमारा कुछ आगे होगा ही नहीं. दैट सब 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 एप्पल बनेंगे, ऑरेंज बनेंगे, कहाँ से मिलेगा ऑरेंज फिर? इसलिए वेरिएशंस चाहिए, राइट? श्योर. सो आइसोलेशन इज कूल, अंडरस्टूड. थ्योरीज क्लियर है, ये 6 पॉइंट्स क्लियर है अच्छे से, श्योर. अभी हम लोग ना जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे विच इज योर फाउंडर इफेक्ट. फाउंडर इफेक्ट. देन वी विल स्टडी बॉटलनेक इफेक्ट. अब जब बॉटलनेक इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें देयर इज अ इक्वेशन आल्सो दैट वी हैव टू डू. ग्राफ है, इक्वेशन है, डेफिनेटली. ओके, so let's start with the genetic drift का point. हाँ, we'll finish today genetic drift and bottleneck, don't worry. So let's start with genetic drift. अब हमने ऑलरेडी जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है पढ़ लिया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू अगेन राइट द सेम थिंग. ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्यों हो रहा है? इट इज समथिंग इंक्रीज इन योर जीन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये क्या बड़े स्पेस में होगा या छोटे स्पेस में होगा? ऑपरेट्स रैपिडली इन स्मॉल पॉपुलेशन ना. What else we can add? स्मॉल पॉपुलेशन में ही फ्रीक्वेंसी चेंज सडन और बाय चांस चेंजेस हो रहे हैं ना. बड़े इसमें अगर कोई चेंज हो रहा है तो तुझे पता ही नहीं चलेगा चेंजेस. जब तुझे चेंजेस ऑब्जर्व करने तो तुझे स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में ही चेंजेस ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, राइट? सो स्मॉल पॉपुलेशन में होगा. अब इट इज ड्यू टू योर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, और इट कैन बी ड्यू टू द लॉस और नेचुरल कैलेमिटीज और एनी अदर थिंग जिसकी वजह से तुम्हारा चेंजेस हुआ है. कोई भी रीजन हो सकता है, रैंडम कोई भी रीजन, राइट? सो यहाँ पे अपने को फिर 2 फॉर्म्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट मिल रहे हैं. क्या है? एक है फाउंडर इफेक्ट एंड दूसरा है बॉटलनेक इफेक्ट, राइट? तो ये फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट हमको कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था? गेस करोगे? यस, हार्डी वाइनबर प्रिंसिपल, उन्होंने दिया अपने को ये. पक्का? श्योर. सो which scientist has given us this? Yes,
स्पेलिंग स्पेल कर। अरे हाँ, नेक्स्ट। WEIN. Okay. Now, what is your founder effect? अरे सोचो, हम लोग यहाँ पे अलील्स का डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो अगर मैं बोल रही हूँ फाउंडर इफेक्ट, तो क्या होगा वो फाउंडर इफेक्ट? समथिंग विद रिलेटेड टू योर जीन, अलील, उनकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये ड्रिफ्ट का पार्ट ही फ्रीक्वेंसी का है, करेक्ट? तो क्या हो सकता है फाउंडर इफेक्ट में? जब भी कोई एक पॉपुलेशन माइग्रेट करती है या ड्रिफ्ट करती है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो वहाँ पे कुछ जेनेटिकली चेंजेस होते हैं, मतलब जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज एड ऑन हो जाती है इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, करेक्ट? तो उसकी वजह से क्या होगा, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है उसको कुछ तो इशू होगा, राइट? जीन पूल में भी चेंजेस होंगे, राइट? अब इन सब के वजह से मेरी फ्रीक्वेंसी लो होने के भी चांसेस है, क्योंकि दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा, तो मेरी फ्रीक्वेंसी लो होने के चांसेस है, जिसकी वजह से फ्यू अलील्स बचेंगे उस जगह पे, ठीक है? तो द चेंज इन द allelic frequency which is like leading to your new, because of your new population, will lead to certain different effects which can either increase your frequency or decrease your frequency, correct? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली जो ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन थी, दैट इज नथिंग बट योर, क्योंकि इवेंचुअली तुम्हारी ओल्ड पॉपुलेशन के साथ कुछ ना कुछ होगा, राइट? तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन बची थी, ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन स्टार्ट से जो है, दैट विल बिकम योर फाउंडर, एंड उसके वजह से जो इफेक्ट्स दिखे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। समझा कि वापस बोलूं? श्योर? पक्का? क्लियर? सो फाउंडर इफेक्ट में ज्यादा नहीं है, बस इतनी चीजें हैं कि कैसे तुम्हारा क्या चेंजेस मिल रहा है, ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन क्या हो रहा है, दो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो बच रही है एंड में, दैट बिकम्स योर फाउंडर इफेक्ट। शॉर्ट में लिखती हूँ, आफ्टर चेंज इन जीन पूल originally drifted population becomes founder, and effect is known as फाउंडर इफेक्ट। सिंपल सा फाउंडर इफेक्ट, श्योर? अब हम आते हैं बॉटल नेक के ऊपर। अब बॉटल नेक में क्या हो जाता है ना, यहाँ पे वो लोग, आई होप यू नो व्हाट इज लोकाई। हमको ये चीज़ पता है, हमारी जीन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लोकाई पे डिफरेंट डिफरेंट अलील है, विच आर गोइंग टू हैव डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। तो बॉटल नेक ने हम लोग को बताया कि देयर इज अलील फ्रीक्वेंसी का जो प्रिंसिपल है, दैट इज बेस्ड ऑन रैंडम मेटिंग विद द पॉपुलेशन। रैंडमली मेटिंग होने वाली है। अगर रैंडमली मेटिंग हो रही है तो हाउ कैन वी बी स्पेसिफिक कि हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? है कोई चांसेस स्पेसिफिसिटी का? नहीं है, राइट? है? पक्का नहीं है? एंड फिर वही रैंडम मीटिंग की वजह से अगर एक पॉइंट पे स्टेबिलिटी आ गई तो वही फिर आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगा, राइट?
विच इज लाइक इनिशियली हमको ऐसा लगता है कि चीजें फिक्स रहनी चाहिए, बट यहाँ पे रैंडम मीटिंग हो रही तो क्या चीजें फिक्स रहेंगी, स्टेबल एंड कांस्टेंट रहेंगी? अगर रैंडम मीटिंग हो रही है तो आर थिंग्स गोइंग टू बी स्टेबल एंड कांस्टेंट और दे विल कीप चेंजिंग? They will keep changing from generation to generation, which is going to affect the gene pool, right? But if you actually look for, हम अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे जो नंबर्स हैं, भले ही रैंडमली मीटिंग हो रही है, बट जब नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो नंबर ऑफ अलील्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर रैंडमली मीटिंग भी हो रही है, बट स्टिल सिंस इट इज डिवाइडिंग एंड एवरीथिंग एंड हैपनिंग, मेरे एक कांस्टेंट जीन पूल की फ्रीक्वेंसी रह सकती है। हाँ, बट एक कांस्टेंट नंबर ऑफ जीन्स एंड अलील्स जो है वो तो कांस्टेंट रह सकते हैं, राइट? लोग बढ़ेंगे, वो सब चीजें बढ़ेंगी, बट एक जीन का कांस्टेंट एंड स्टेबिलिटी रहेगा। दैट इज नोन एज योर जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? तो बॉटलनेक इफेक्ट में ही हम लोग को पता चलता है टर्म सच एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। मतलब क्या? कांस्टेंट जीन पूल इन सिंपल वर्ड्स, करेक्ट? अब क्यों हम लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं? क्योंकि वही बॉटलनेक इफेक्ट में दिया गया है। तो यहाँ पे क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो द टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसी शुड बी which is total of all allelic frequency equals to 1. So इससे हमको एक मिलता है P plus Q equals to 1, where my P is frequency of dominant allele. P क्या है मेरा? Q क्या होगा? Q क्या होगा? रेसेसिव एलील। करेक्ट? तो इससे क्या मैं एक बाइनोमियल इक्वेशन बना सकती हूँ? नहीं, क्या बोल रहे हो? क्या बनता है बाइनोमियल इक्वेशन? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पी स्क्वायर क्या है? फिर Q2 क्या है? रेसेसिव वाला है ना? व्हाट अबाउट 2pq? दोनों का मिला के। अब अगर इसको तुम एक्चुअली ऑब्जर्व करोगे एंड रिलेट करोगे विथ योर प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस के, इससे तो तुमको कुछ तो सिमिलैरिटी समझ आएगी। This says you will always get one as dominant, one as recessive, and two as mixed, which gives you the ratio of 1:2:1 in genotype ratio. Phenotype is 3:1, monohybrid cross का genotype is 1:2:1. तो ये हम लोग जीनोटाइप के बेसिस पे ही देख रहे हैं ना? रिलेट हो रहा है कुछ? कनेक्शन समझ आ रहा है? तो वहां पे भी अगर हम लोग को सॉल्व नहीं करना है तो ये यही इक्वेशन में चीजें डाल के दे फिगर्ड आउट कि देयर कुड बी द थिंग्स। दैट्स हाउ योर मैथ्स इज यूटिलाइज्ड इन योर बायो। समझा? बहुत सारी चीजों के साथ में तुम्हारा मैथ्स यूटिलाइज हुआ है। एम आई क्लियर? श्योर? समझ रहा ये? So 5 factors were known to affect this Hardy-Weinberg principle. कौन से है वो 5 factors? There are
5 factors affecting pencil. बताओ. Genetic drift, genetic mutation, फिर yes, migration, genetic migration. चौथा genetic recombination, and fifth is natural selection. Clear? Simple. याद रहेगा ये. I don't think it was something which was very difficult or something like that. Sure, easy. लिखना है तुमको. अच्छा, इसके प्रिंसिपल में इसमें हम लोग सर्टेन ग्राफ्स भी दिए हैं. That I will show you in a while. ठीक है. First you finish writing, then I will show you Hardy workbook principle का graphs. So this is the graph which is in our NCERT. Okay, क्या दिया है यहाँ पे हम लोग को? क्या दिया है? क्या दिख रहा है तुम लोग को? This is your one this thing. ठीक है. इसमें your this side we have phenotypes favored by natural selection. Okay, they'll reach a peak which is medium size individual are favored. ठीक है. तो उसमें जब हम लोग डाइवर्जेंस करते हैं, बेसिकली हमारा वही है 1:2:1 को ही एक्सप्लेन किया है. अगर मेरा यहाँ पे डोमिनेंट वाला फेवर था इसलिए डोमिनेंट दिख रहा है, रिसेसिव इज सप्रेस्ड. तो हियर द पॉसिबिलिटी दैट यू गेट इज पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर. कि सारे तुमको मीडियम साइज है यहाँ पे इंडिविजुअल जो फेवर्ड है. फिर भी यहाँ पे देयर आर डिफरेंसेस दैट कैन बी सीन. यहाँ पे द पीक इन वन डायरेक्शन एंड हियर वी कैन सी टू पीक्स. मतलब दोनों का मिक्स फॉर्मेशन भी हो सकता है. A is more narrower. This one is and ये तो ठीक है. Clear? With this we finish this part. अब next class हम लोग क्या start करने वाले पता है? We are going to start with the brief account of evolution, जिसमें हम लोग certain zones, eras के बारे में बात करेंगे, zones के बारे में बात करेंगे. पहले कौन से क्या मिलते थे, like हाँ, all those zones. And then we will also discuss about the humans का evolution. I think न्यू वाली NCERT में human evolution के बारे में नहीं दिया है, but for the safer side we'll study and keep, क्योंकि why to take risk. बाद में जब ये आएगा syllabus आएगा तब we will figure out that. Okay, so I see you guys tomorrow. Bye.